हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडियोस ऑरा। आज हम पढ़ेंगे हाइपरवोलेमिया के बारे में। हाइपरवोलेमिया ये भी एक फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टर्बेंस का ही एक पार्ट है। फ्लूइड वॉल्यूम जब डिस्टर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में, सो दो कंडीशंस होती हैं, हाइपोवोलेमिया और हाइपरवोलेमिया। हाइपर मीन्स इंक्रीज, वोलेमिया मीन्स वॉल्यूम। सो यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो एक्सेस हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है हमारी बॉडी में, देन वी कैन कॉल इट हाइपरवोलेमिया। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका जो एक्सपेंशन हो जाता है, आइसोटोनिक एक्सपेंशन हो जाता है। अब आइसोटोनिक एक्सपेंशन कैसे हो रहा है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का? सो वहाँ पर क्या होता है, अबनॉर्मल अमाउंट में वाटर और सोडियम दोनों रिटेंट हो जाते हैं, ओके, इन दी सेम प्रोपोर्शन, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो उसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है हमारी बॉडी में, और इसे ही हम कहते हैं हाइपरवोलेमिया। जैसे कि मैंने हाइपोवोलेमिया में बताया था, हाइपोवोलेमिया में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर का लॉस नहीं होता, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों का लॉस होता है। ऐसे ही हाइपरवोलेमिया में भी वाटर और सोडियम वो दोनों साथ में रिटेंट हो जाते हैं इन दी बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरवोलेमिया। मोस्ट कॉमनली जो हाइपरवोलेमिया है वो किस वजह से होता है? सबसे पहले बॉडी में जो है सोडियम का कंटेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर कंटेंट भी बॉडी में इंक्रीज़ होगा। देखते हैं ये कैसे होता है। अब हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या आया, हमने डाइट्री सब्सटेंस लिए कुछ, जिसमें से हमें सोडियम मिला, या फिर टेबल सॉल्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें डाइट से हमने हमारी बॉडी में सोडियम इंक्रीज़ हुआ, ओके, या फिर किसी और वजह से बॉडी में सोडियम इंक्रीज़ हो गया। तो वाटर कहाँ जाएगा? जहाँ पे सॉल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वाटर जो है वो सोडियम के साथ साथ मूव करेगा। तो अब सोडियम पहले ही हमारी बॉडी में ज़्यादा है, वाटर और ज़्यादा हो गया, सो देयर इज़ अ हाइपरवोलेमिया। नाउ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में बी रिलेटेड टू सिंपल फ्लूइड ओवरलोड। मतलब सिंपली हम इसे कहते हैं कि फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। क्या पता इनटेक भी ज़्यादा था, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि ये सेकेंडरी टू सोडियम होता है, या फिर हीमोस्टैटिक मैकेनिज़्म का जो फंक्शन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, हमारी बॉडी जो है वो फ्लूइड रेगुलेट नहीं कर पा रही है इन दी बैलेंस अमाउंट, तो इसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो सकता है बॉडी में। देन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्या क्या कॉज हो सकते हैं अब हाइपरवोलेमिया के? सो कॉम्प्रोमाइज्ड रेगुलेटरी मैकेनिज़्म ही ठीक से काम नहीं कर रहा है हमारा। रीनल फेलियर है, किडनी जो कि वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, जब वही ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो फ्लूइड बैलेंस मेंटेन कैसे रहेगा? देन हार्ट फेलियर हो सकता है, लिवर सिरोसिस, तो इन सब चीज़ों की वजह से हाइपरवोलेमिया हो सकता है। देन कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेबल सॉल्ट और अदर सोडियम सॉल्ट, कोई भी सोडियम सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में खा रहे हैं, तो अब हम अगर ज़्यादा ले लेंगे तो सोडियम का जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर का अमाउंट भी इंक्रीज़ होगा। देन एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड इन द पेशेंट विद इम्पेयर्ड रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब कोई पेशेंट है, रीनल फेलियर का पेशेंट हो गया, हार्ट फेलियर का, या ठीक है, जिसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसे पेशेंट्स में अगर हम आईवी फ्लूइड चढ़ा रहे हैं और सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड हमने ज़्यादा एडमिनिस्टर कर दिया, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में क्या होगा, सोडियम का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर रिटेंट होगा, ओके। नेक्स्ट इज़ प्रोलॉन्ग्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। सो ये सारे प्रोलॉन्ग्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी हो सकता है सीवियर स्ट्रेस या हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, मतलब एल्डोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है, बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, ओके, फ्लूइड एक्सेस हो सकता है। देन साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इसके? सो मेन साइन एंड सिम्टम आप पिक्चर में देख सकते हो, इसमें इडीमा दिखाया गया है। सबसे पहले तो हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया कि फ्लूइड जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेट कंसिस्ट करता है, मतलब हमारा जो वेट होता है मोस्टली फ्लूइड का ही होता है। तो फ्लूइड जब हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हुआ है तो वेट भी इंक्रीज़ होगा, सो अक्यूट वेट गेन हो जाएगा। देन पेरिफेरल इडीमा और असाइटिस हो सकता है। पेरिफेरल इडीमा क्या होता है कि हाथ पैरों में इडीमा हो सकता है, मोस्टली जो है पीडल इडीमा होता है, डोमिनेंट पार्ट में पीडल इडीमा देखा जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। देन एसाइटिस क्या होता है कि जब पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है इन दी एब्डोमेन, तो उसे हम एसाइटिस कहते हैं। देन डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स, अब ब्लड वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जुगुलर वेन्स डिस्टेंड हो जाएंगी, क्रैकल्स हो सकते हैं, सीवीपी एलिवेट हो सकता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि असाइटिस वगैरह के सिम्टम्स आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा जो एब्डोमेन है वो प्रेस करेगा थोरैक्स रीजन को, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है।
देन ऑब्वियसली जब फ्लूइड बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में है तो बीपी भी इंक्रीज़ होगा, बाउंडिंग, पल्स एंड कफ, पल्स बाउंडिंग होगी और कफ होगा। देन रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा और यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। अब यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, तो किडनी क्या करेगी, कोशिश करेगी कि हमारा जो मैकेनिज़्म है, वाटर बैलेंस का जो मैकेनिज़्म है इन बॉडी, वो रेगुलेट करके रखे। सो इस वजह से वो यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा टू मेंटेन दी फ्लूइड वॉल्यूम इन दी बॉडी। देन लैब डेटा क्या कहता है कि बर्न एंड हेमाटोक्रिट वैल्यूज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी क्योंकि प्लाज्मा डाइल्यूशन हुआ है। अब प्लाज्मा डाइल्यूशन हुआ है मतलब इसमें जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह थे वो सारे तो कम हैं अकॉर्डिंग टू दी वाटर कंटेंट, तो जिसकी वजह से बर्न और हेमाटोक्रिट की जो वैल्यूज़ हैं वो कम आएंगी। और प्रोटीन इंटेक भी कम हो रहा है एनीमिया वगैरह की वजह से, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और हेमाटोक्रिट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। इन क्रॉनिक रीनल फेलियर, बहुत टाइम से जो किडनी है वो काम नहीं कर रही है हमारी ठीक से, तो सीरम ऑस्मोलैलिटी और सोडियम लेवल्स जो है वो दोनों भी डिक्रीज़ हो जाएंगे वाटर को रिटेंट करने में। अब किडनी तो काम कर नहीं पा रही है तो सोडियम अपना काम कर रहा है। यहाँ पे सोडियम को क्या चाहिए कि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रिटेंट कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को जो है बॉडी में रोक के रख लूँ। किडनी चाह रही थी कि मैं क्या करूँ कि मतलब अपनी जो बॉडी में मेंटेन करके रखूँ फ्लूइड बैलेंस को, बट किडनी ठीक से काम कर नहीं पा रही है तो सोडियम अपने काम पे लगा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रिटेंट कर रहा है। तो लैब डेटा में हमें क्या मिलेगा, सोडियम का लेवल कम है। देन चेस्ट एक्सरे ये पल्मोनरी कंजेशन रिवील करेगा जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो रही थी, कफ हो रहा था। ओके, देन मैनेजमेंट क्या होगी, अब फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी में तो हम क्या करेंगे, हम मोस्ट कॉमनली ये किसकी वजह से होता है, सोडियम की वजह से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड्स को भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब सोडियम की वजह से अगर फ्लूइड ओवरलोड हो रहा था तो जब सोडियम ही नहीं होगा तो फ्लूइड कहाँ से आएगा, तो वाटर कैसे रिटेंट होगा। तो सबसे पहले हमने सोडियम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। देन वी कैन प्रिस्क्राइब डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकालते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो अब डायूरेटिक्स जो है ना वो हम वो चूज़ कैसे करते हैं हम कि कितना ज़्यादा सीवियर हाइपरवोलेमिया हुआ है, मतलब कितना ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड है हमारी बॉडी में और कितनी जल्दी हुआ है, एक्यूट ओवरलोड है या फिर वो कितनी ज़्यादा हमारा जो रीनल फंक्शन है वो इम्पेयर है। अगर हमारी किडनी ठीक से काम कर रही होती देन वी डोंट नीड डायूरेटिक्स, तब तो सोडियम रिस्ट्रिक्ट करने से ही काम चल जाता है। बट सोडियम रिस्ट्रिक्शन के बाद भी अगर फ्लूइड ओवरलोड है बॉडी में, फ्लूइड कम नहीं हो पा रहा है, देन वी कैन यूज़ डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स तो डायूरेटिक्स अब कितने टाइप के हो सकते हैं, वैसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं आप जानते हो, बट 2 टाइप मेनली यहाँ पे हो सकते हैं। थायजाइड डायूरेटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन रोक देता है इन द डिस्टल ट्यूब्यूल। ओके, लूप डायूरेटिक हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट कैन कॉज ए ग्रेटर लॉस ऑफ बोथ सोडियम एंड वाटर। ये क्या करेगा, सोडियम और वाटर दोनों का लॉस करवाएगा। दे ब्लॉक सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब ये सोडियम और वाटर दोनों का ही लॉस करवाएगा, तो इससे क्या होगा कि सोडियम जब लॉस होगा तो वाटर अपने आप लॉस होता जाएगा जिसकी वजह से जो इडीमा है वो भी कम हो जाएगा। देन डायलिसिस, अगर सोडियम रिस्ट्रिक्ट करने से कुछ नहीं हुआ, फिर हमने डायूरेटिक्स दिए, डायूरेटिक्स से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, देन वी कैन चूज़ डायलिसिस। जब रीनल फंक्शंस जो है बहुत ही ज़्यादा सीवियरली इम्पेयर्ड है ना, कि वो बिल्कुल ही डायूरेटिक्स देने के बाद भी वो थोड़ा बहुत भी काम नहीं कर पा रहे हैं, सो वी शुड चूज़ डायलिसिस। ओके, अब डायलिसिस क्या करेगा, सोडियम और फ्लूइड को बॉडी से रिमूव कर देगा और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करता है बॉडी से। तो हम 2 तरह के डायलिसिस होते हैं, कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। ये दोनों ही क्या करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर देते हैं, पोटेशियम और एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखते हैं और सोडियम और फ्लूइड्स को रिमूव कर देंगे। देन न्यूट्रिशन थेरेपी। न्यूट्रिशन थेरेपी में हमें डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोडियम करवाना है, पेशेंट को बोलना है कि आप जो है वो नमक कम ही खाएं, ठीक है, लेस सॉल्ट आप यूज़ करें और जो भी सोडियम रिच फूड्स हों, मतलब जहाँ जहाँ सोडियम ज़्यादा पाया जाता है ऐसे फ्लूइड्स, ऐसे फूड का कंजप्शन आप थोड़ा कम करें, तो जिससे कि हमारी बॉडी में जब सोडियम इंक्रीज़ नहीं होगा तो फिर वाटर रिटेंट भी नहीं होगा।
देन व्हाट आर द नर्सिंग मैनेजमेंट्स, तो आ गई हमारे मतलब की बात। द नर्स शुड मेजर इनपुट एंड आउटपुट एट रेगुलर इंटरवल टू आइडेंटिफाई एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन। सबसे पहले जहाँ यहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन या फिर फ्लूइड लॉस की जहाँ भी बात होती है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनटेक आउटपुट चेक करना है रेगुलर इंटरवल में और उसे डॉक्यूमेंट करना है। देन वेट, क्योंकि मैंने बताया था कि वेट जो है वो रैपिड वेट गेन होता है पेशेंट में, तो ये सब हमें मॉनिटर करना है। ओके, देन मॉनिटर द डिग्री ऑफ इडीमा। सबसे पहले हमें वाइटल साइंस भी मेज़र करने होते हैं, बिकॉज वाइटल ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड कभी भी एक्सेस होता है या फिर लॉस होता है। देन हमें मॉनिटर करना है कि डिग्री ऑफ इडीमा क्या है, मतलब कितना इडीमा हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कितनी ज़्यादा स्वेलिंग हुई है। ओके, या फिर मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट्स क्या होते हैं बॉडी के, वहीं पर इडीमा होता है, लाइक फीट हो गया, एंकल हो गया। जो पेशेंट एम्बुलेटरी हैं, मतलब चल फिर रहे हैं आराम से, तो उनके डिपेंडेंट पार्ट्स क्या हैं, फीट, एंकल्स। तो सबसे ज़्यादा इडीमा जो है वो फीट में ही पाया जाता है। जब भी कोई किडनी रीनल फेलियर या कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले जाके फीट में इडीमा होता है। और जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं उनमें सैक्रल रीजन में होगा। तो हमें सबसे पहले इडीमा के लिए मॉनिटर करना है। अब पिटिंग इडीमा, अब इडीमा जो है ना दो टाइप के होते हैं मेनली, पिटिंग इडीमा, नॉन पिटिंग इडीमा। तो जो फ्लूइड ओवरलोड की वजह से होता है वो पिटिंग इडीमा होता है जनरली। तो पिटिंग इडीमा को हम कैसे असेस करेंगे, हम एक जो जिस पार्ट में हमें लग रहा है कि इडीमा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अपनी फिंगर प्रेस करेंगे, ठीक है, और 2 to 3 सेकेंड्स के लिए हम फिंगर प्रेस करेंगे, देन हटा देंगे। तो वहाँ पे आपको एक गड्ढा सा दिखेगा, छोटा सा, मतलब ऐसा लगेगा कि हमने जहाँ पे फिंगर प्रेस करी थी वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा सा हो गया, पिट बन गया एक, देन इट इज़ कॉल्ड पिटिंग इडीमा। तो ये फ्लूइड ओवरलोड की वजह से होता है। एंड द नर्स शुड यूज़ ऑल द मेजर्स टू प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड। हमें जब भी हमें मतलब हमेशा किसी भी पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड को प्रिवेंट करना है। फ्लूइड ओवरलोड होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन से पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। किसी को कोई जो किडनी का पेशेंट होता है, रीनल पेशेंट्स और हार्ट पेशेंट्स, उनके अंदर जो है फ्लूइड ओवरलोड या फिर फ्लूइड लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन आप पेशेंट को बताओगे कि उन्हें ओवर द काउंटर ड्रग्स यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि पेशेंट्स कुछ भी ड्रग्स लेते हैं देन उसके बाद उन्हें इडीमा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। ओके, देन टू रिस्ट्रिक्ट द सोडियम इन डाइट में जितना सोडियम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सो दैट इज़ बेटर फॉर प्रिवेंटिंग फ्लूइड ओवरलोड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपरविलेमिया। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अगेन।